हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हमें अपनी जो मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है उसके पेपर नंबर 124107 के सॉल्यूशन को लेकर। तो चलिए देखते हैं क्या इसके अंदर। और हम सबको पता है 30 क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, वन बाय वन चेक करते हैं। पहला सवाल एनालॉजी का दे रखा है, फिगर एनालॉजी का, और इनमें ये जो पहले दो डायग्राम है इसके अंदर एक सर्टेन रिलेशन दे रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो सर्कल है इससे हेक्सागन बनाए हैं। सर्कल से क्या ड्रॉ किया है, एक हेक्सागन किया है। तो अंडरस्टूड है यहाँ जो आउटर में जो सर्कल है उससे भी क्या बनेगा, हेक्सागन। तो हेक्सागन में सी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया कि इसने सर्कल का सर्कल ही दे रखा है। अब जो हाफ सर्कल दे रखा है उससे क्या बनाया है, हेक्सागन का आधा पार्ट बनाया है। ये जो हाफ सर्कल है इससे हेक्सागन का आधा पार्ट बनाया है ऐसे। तो यहाँ जो दे रखा है आधा पार्ट इसमें बनेगा ऊपर की तरफ ऐसे, और आधा पार्ट छोटे वाले में बनेगा। तो ये दोनों स्ट्रक्चर जिसमें भी दे रखे हैं वो अपना सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ये क्लियरली विजिबल है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर ये हमें दे रखा है। तो पहला सवाल हुआ दोस्तों हमारा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगेन एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर का सवाल है। अब मुझे 6 से 48 बनाना है, 6 से 48 बनाना है। तो पहला तरीका तो क्या है कि दिखाई दे रहा है, क्लियरली विजिबल है कि 6 × 8 करूँ तो कितना आ जाए, 48। गॉट इट। दूसरा तरीका हम इसको कर सकते हैं डिफरेंस से। तो देखो अगर मैं डिफरेंस से करूँ तो मैंने इसमें क्या किया है, +2 + 42 ऐड किया है। ठीक है, तो यहाँ भी अगर मैं 42 ऐड करूँ तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाए, 50। वो मेरे पास ऑप्शन में नहीं है तो इसको तो हमने क्या किया, एलिमिनेट। अब यहाँ देखो 6 को किससे गुणा किया, 8 से। तो 6 और 8 में रिलेशन क्या बना कि मैंने इसमें +2 किया। क्या किया, +2, और उस वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो 8 है, 8 में मैं +2 करूँगा तो वैल्यू क्या आएगी मेरी, 10। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 8 × 10 करूँगा तो वैल्यू कितनी बनेगी, 80। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है अपना अल्फ़ाबेट टेस्ट का सवाल है, और इसने दे रखा है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 13वें अक्षर के दाईं ओर छठा है। तो ओवरऑल पोजीशन क्या पूछी है, सबसे पहले तो उसके ऊपर फोकस करते हैं। इसने बोला लेफ्ट से 13th, ये लेफ्ट और लेफ्ट से 13th के राइट, इसके किधर जाना है, राइट जाना है। तो राइट मतलब अपने राइट जाएंगे, और कितना गए, 6। तो रिजल्टेंट पोजीशन क्या आई मेरी, 19। इसका मतलब मुझे लेफ्ट से 19 नंबर पे जो लेटर आएगा वो मुझे बताना है। तो मैं गिनते हुए चलता हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 19। 19 पे क्या है दोस्तों यहाँ पर, जी। इंग्लिश में हमारी बात हुई है, जब भी हमने क्लासरूम में ऐसे सवाल किए हैं इसको पीछे से पढ़ा जाता है। क्या कहा इसने, 13th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, 13th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, लेफ्ट से 13th के किधर जाना है, राइट जाना है। और कितना राइट जाना है, 6 राइट जाना है मुझे। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 3 सवाल हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4th सवाल है, क्लासिफिकेशन का सवाल है। मुझे 4 ग्रुप दे रखे हैं, 2-2 नंबर के पेयर हैं, और मुझे बताना है कि इसमें ऐसा कौन सा ग्रुप है जो बाकी 3 से मैच नहीं करता है। नंबर सारे आसपास दे रखे हैं दोस्तों। नंबर जब भी आसपास होते हैं तो हम डिफरेंस निकालते हैं। देखो यहाँ अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो यहाँ डिफरेंस इन दोनों नंबर के बीच आ रहा है 18 का। अगर मैं यहाँ डिफरेंस निकालूं तो दोनों में डिफरेंस आ रहा है 17 का। यहाँ अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ, अगेन डिफरेंस है 17, और यहाँ भी डिफरेंस कितना है, 17। तो क्लियरली विजिबल है कि जो 4 ग्रुप है उसमें से 3 में 17-17 का डिफरेंस आ रहा है और एक में 18 का डिफरेंस आ रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट मेरा यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा कि ऑप्शन फर्स्ट बाकी 3 से मैच नहीं करता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगेन क्लासिफिकेशन का सवाल है। 4 शब्द दे रखे हैं मुझे, और पहला दे रखा है बैक्टीरियोलॉजी। तो बैक्टीरियोलॉजी क्या है, नाम से ही पता चल रहा है इसमें स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया क्या कहलाता है, बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। और ये है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, स्टडी ऑफ इंसेक्ट उसे एंटोमोलॉजी कहते हैं।
ये है स्टडी ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। और एक दे रखा है अकूस्टिक्स, अकूस्टिक्स ये बोलते हैं स्टडी ऑफ साउंड को, किसे बोलते हैं, स्टडी ऑफ साउंड। तो बैक्टीरियोलॉजी, एंटोमोलॉजी और साइटोलॉजी ये लिविंग बीइंग्स हैं, उनकी स्टडी से रिलेटेड है। तो एलिमिनेट कौन सा हो गया इसमें, अकूस्टिक्स। गॉट इट। ये किसका अध्ययन है, साउंड, ध्वनि का अध्ययन क्या कहलाता है, अकूस्टिक्स कहलाता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। 5 शब्द दे रखे हैं और इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मुझे जमाना है। तो पहला लेटर सब में बी कॉमन है, तो बी को मैं एलिमिनेट करते हुए चलता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास है आर ओ आर और ए एंड ए। तो सबसे पहले कौन आएगा दोस्तों इनमें, ए। तो इन दोनों को कंपेयर करते हुए चलते हैं। ए कैंसल आउट है, एन और एफ में पहले कौन आना है, एफ। तो पहले 4 नंबर आएगा और उसके बाद क्या आएगा, 2 नंबर। तो 4 और 2 यहाँ दे रखे हैं, 4 और 2 यहाँ दे रखे हैं। तीसरा और चौथा ऑप्शन मेरा क्या हो गया यहाँ पर, एलिमिनेट। अब जो बचे हुए हैं उनको करते हैं। आर और ओ में पहले ओ को आना है, तो थर्ड आ गया, यहाँ पर भी थर्ड दे रखा है। अब इनको कंपेयर करें, आर आर, ओ और आई में पहले आई आता है दोस्तों, तो 5 पहले आना है, 1 बाद में आना है। तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 6 सवाल हम कर चुके हैं। अगला सवाल है फिलर्स का सवाल है, बेस्ड ऑन लेटर्स सीरीज़ है। तो जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं तो सबसे पहले हमें करना होता है काउंटिंग। तो यहाँ टोटल लेटर्स है 12। कितने लेटर्स हैं, 12। तो 12 में या तो पेयर बनते हैं 3-3 के, या पेयर बनते हैं 4 के। चूँकि देखो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है मुझे, 2 रिपीटेड लेटर दिखाई दे रहे हैं। कितने लेटर, 2 रिपीटेड लेटर। मैं ग्रुपिंग यहाँ कर रहा हूँ 4-4 लेटर्स की। यहाँ 4 पे डिवीज़न किया एंड अगेन यहाँ 4 पे डिवीज़न किया। तो क्लियरली विजिबल क्या है मुझे, एक तो मैंने यहाँ नोटिस किया कि मिड वाले दोनों लेटर क्या हैं, सेम है। तो सीधा मैं यहाँ बी फिल कर सकता हूँ यहाँ पर, और यहाँ एफ दे रखा है। अब इनको मुझे चेक करना है। दूसरा रिलेशन मैंने क्या बनाया कि ए दे रखा है, बी दे रखा है, मतलब उससे जस्ट बड़ा लेटर मुझे दे रखा है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ फर्स्ट जो पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन को मैं कंपेयर करते हुए चलता हूँ। तो फर्स्ट पोजीशन पे ए दे रखा है और सी दे रखा है। क्या दे रखा है, ए दे रखा है और सी दे रखा है। तो यहाँ +2 का डिफरेंस है दोस्तों। कितने का डिफरेंस है, +2। तो अगर मैं यहाँ +2 कर दूँ तो यहाँ लेटर क्या आ जाएगा, ई। तो एक सीरीज बनी, देखो ए सी ई, और जो लास्ट लेटर है उसमें भी देखो ये दे रखा है ई सी। और अगर मैं इधर आ जाऊँ तो यहाँ क्या आ जाएगा, ई, वापस ले लेता हूँ, ई सी ई। एक सीरीज ये हो सकती है। दूसरी सीरीज अगर मैं 2-2 का डिफरेंस करते हुए चलूँ तो 2 के डिफरेंस पे मैं यहाँ पर ए को ले सकता हूँ। किसको ले सकता हूँ, ए। यहाँ +2 का डिफरेंस है और यहाँ भी ए से सी और सी से ई। अगेन किसका डिफरेंस आया, +2 का। अब मुझे मिड वाले जो सेकेंड और थर्ड पोजीशन है उसको कंपेयर करते हुए अगर मैं चलूँ तो यहाँ हमने देखा 2-2 का डिफरेंस है। तो बी और बी से 2 डिफरेंस पे चला जाऊँ तो क्या आना है, डी, और डी से 2 डिफरेंस पे क्या है, एफ। फिर अगर मैं राइट से लेफ्ट आऊँ तो एफ, एफ से फिर -2 किया तो डी, और -2 किया तो क्या आया, बी। तो मेरी सीरीज बनी ए बी बी ए, मतलब मिड वाले 2 लेटर क्या है, रिपीटेड है। फर्स्ट लेटर की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट लेटर हमने लिखा है ए सी ई। सेकेंड लेटर की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड लेटर है बी डी एफ। थर्ड लेटर की बात करूं अगेन बी डी एफ। फोर्थ पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ पोजीशन पे है ए सी और ई। गॉट इट। अब मुझे फिलर्स के हिसाब से ऑप्शन चूज करना है। बी ए यहाँ दे रखा है, ये गलत है, ये गलत है और ये दे रखा है। फिर डी डी यहाँ नहीं है और यहाँ दे रखा है, फिर ई। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 7 सवाल कर चुके हैं। 8वां सवाल है अगेन कि एक सीरीज़ दे रखी है, डायग्रामेटिक नॉन वर्बल की सीरीज है और मुझे इसमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो रिलेशन फाइंड आउट करते हुए अगर मैं चलूँ तो पहले मैं लेफ़्ट वाले फिगर को लेता हूँ, इसको, इस स्ट्रक्चर को लेता हूँ। तो यहाँ हमने देखा कि डैश यहाँ पर 2 थे, 1 2, और यहाँ डैश कितना रहा, 1, मतलब 1 यहाँ पर कम हो गया। फिर मैं यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से अगर मैं यहाँ जाऊँ तो डैश तो है 1, ये कम हो गया यहाँ पर। गॉट इट। तो जब मैं अगले डायग्राम पे जाऊँ तो अगेन नंबर किसका आएगा,
यहाँ किसको हटना है, इस डैश को हटना है। तो डैश यहाँ पे नहीं है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है और ये हो सकता है। आगे मैं नेक्स्ट को कंपेयर करूँ, इस वाले स्ट्रक्चर को अगर मैं कंपेयर करूँ, यहाँ 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो आगे वाले में कितने आने चाहिए, 4। तो 4 फर्स्ट में दे रखा है, सेकंड एलिमिनेट कर चुके, थर्ड में नहीं है और फोर्थ में भी नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट मेरा यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल नंबर सीरीज का दे रखा है, नंबर सारे आसपास है, नंबर आसपास हो तो डिफरेंस से सवाल बनाते हैं हम। तो यहाँ अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो यहाँ -1 का डिफरेंस है, यहाँ कुछ दे नहीं रखा, यहाँ मिसिंग है, और अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ डिफरेंस आ रहा है 16 का, -16, और अगर मैं यहाँ जाऊँ तो डिफरेंस आ रहा है -25 का। तो अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूँ तो ये स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है यहाँ पर, ये स्क्वायर 4 का है, तो आगे स्क्वायर आना है 3 का जो हो जाएगा 9, और फिर 2 का जो हो जाएगा 4। तो अगर मैं माइनस करूँ तो 100 - 4 करूँगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 96। तो ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। आसान सवाल था काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दे रखा है, एक वर्ड दे रखा है कम्युनिकेशन, और मेरे से पूछा है कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, गॉट इट, विच कैन बी फॉर्म्ड। तो जब भी ऐसे सवाल आए हमें 2 चीज़ें नोटिस करनी है कि सामने वाला कैन बी फॉर्म्ड बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता, क्या पूछ रहा है। तो इसने क्या पूछा, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो सबसे पहले बात करें, एक्टिवेशन में वी है दोस्तों, और कम्युनिकेशन में वी नहीं आता कहीं भी। म्यूज़िक दे रखा है, एस नहीं है कम्युनिकेशन में, ये गलत हो जाएगा। कम्युनिटी वाई अवेलेबल नहीं है, तो बचा कौन सा, एक्शन। तो डी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर चला जाएगा कि कम्युनिकेशन वर्ड है उसके अक्षरों से एक्शन वर्ड बनेगा। 10 सवाल कर चुके हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल दे रखा है, कंपैरिजन का सवाल है। इसने दे रखा है मीना, रीना, सीमा और नीना की आयु का योगफल 55 है। फिर आगे दे रखा है सीमा नीना से 10 वर्ष छोटी है आयु में और रीना से 5 वर्ष बड़ी है। और किसके लिए आता है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन यहाँ कौन है, सीमा। रीना मीना से 5 वर्ष बड़ी है, नीना की आयु क्या होगी। हमसे आयु किसकी पूछी है, नीना की आयु हमसे पूछी गई है। तो जो दे रखा है उसको अरेंज करते हुए चलते हैं। सबसे पहले इसने दे रखा है मीना, रीना, सीमा और नीना की आयु है उसका टोटल कितना है, 55। और चूंकि मेरे से आयु किसकी पूछी है, नीना की, तो मैं बाकी जो 3 लोग हैं इनको नीना की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले दे रखा है सीमा नीना से 10 वर्ष छोटी है, तो इसका मतलब अगर मैं लिखूं कि सीमा प्लस 10 तो ये किसके बराबर आ जाए, नीना के, गॉट इट। इसका मतलब अगर मुझे सीमा की आयु लिखनी हो तो सीमा की आयु में क्या लिख दूंगा, नीना -10। आगे दे रखा है और, मतलब सीमा रीना से 5 वर्ष बड़ी है। सीमा किससे बड़ी है, रीना से। तो अगर मैं रीना +5 कर दूं तो ये क्या आ जाए, सीमा, गॉट इट। और इसकी आयु अगर मैं लिखूं, सीमा रीना से 5 वर्ष बड़ी है, तो सीमा बराबर क्या हो गया, सीमा -5 बराबर हो गया रीना। ये मैं लिख देता हूँ, सीमा -5 बराबर रीना। और सीमा की आयु कितनी है, n-10। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ तो n-10 -5 इक्वल्स टू हो गया रीना। इन शॉर्ट लिख दूँ n-15 इक्वल्स टू रीना, गॉट इट। फिर आगे दे रखा है रीना मीना से 5 वर्ष बड़ी है। रीना तो किससे बड़ी है, मीना से। तो मीना +5 में करूँ तो किसकी उम्र आ जाए, रीना की। तो मीना बराबर कितना हुआ, रीना -5। और रीना की आयु देखो यहाँ दे रखी है, रीना की आयु क्या दे रखी है हमने कि n-15 -5, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, n-20 ये वैल्यू किसकी आई, मीना की। अब जितनी भी जो आयु दे रखी है इन सबको मैं लिखते हुए चलता हूँ। तो देखो मीना की आयु कितनी है, n-20,
तो मैंने लिखा n-20 प्लस रीना है, जो रीना की आयु कितनी दे रखी है मुझे, n-15 प्लस, और जो सीमा है, सीमा की आयु हमने कितनी ली, n-10, ये वैल्यू ली n-10 प्लस नीना इक्वल्स टू कितना आया यहाँ पर 55। तो n मेरे पास कितने 1 2 3 4, तो 4n माइनस 20 15 और 10, ये सम आ गया -45 और इक्वल्स टू कितना है 55। तो 4n इक्वल्स टू कितना हो गया, ये वैल्यू इधर जाकर क्या हो जाएगी प्लस, तो ये हुआ 100, तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 25। गॉट इट। तो हमसे पूछा है नीना की आयु क्या होगी, तो नीना की आयु कितनी होगी दोस्तों 25। सारा कुछ लिखा हुआ है, आराम से पढ़े सवाल को, रिलेशन बनाया है हमने यहाँ पर। ये किसकी आयु लिखी है हमने, सीमा की, ये दे रखी है नीना की, और ये आयु दे रखी है यहाँ पर मीना की। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है अपना मिसिंग नंबर का, और इसमें हम देख सकते हैं कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल देखूं, रो के अंदर देखूं, तो लेफ़्ट टू राइट अगर जाऊं तो नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है। तो यहाँ नंबर कैसे बनेगा, 14 कैसे बनूँ, 14 मुझे बनाना है 3 4 और 2 से। 14 किससे बनाऊंगा मैं, 3 4 और 2 से। तो रिलेशन क्या है देखें, यहाँ पहले दो नंबर का सम किया है, 3 + 4 कितना हुआ 7, और इंटू 2 किया तो नंबर कितना बना 14। अगले सवाल सेकेंड रो के अंदर चलते हैं। सेकेंड रो में यहाँ क्या दिया है, 3 + 8 दोनों का सम आया 11, 11 4 या 44। यही तरीका नेक्स्ट रो के अंदर हम लगाएंगे, तो 5 + 2 7, और 7 × 7 किया तो कितना आया 49। तो यहाँ आंसर अपना गया सी, थर्ड ऑप्शन अपना राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। अगला सवाल है हमारा बोर्ड मास से रिलेटेड, ठीक है। और जब भी हम बोर्ड मास रिलेटेड सवाल करते हैं तो सबसे पहला फोकस हमारा होता है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। तो देखो डिवीजन कहाँ है, जहाँ प्लस है वहाँ डिवीजन है, और जहाँ माइनस का निशान है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन को। गॉट इट। अब मुझे इक्वेशन को सोल्व करना है, तो सबसे पहले मुझे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन पे ही जाना है। तो यहाँ देखो दे रखा है, अगल बगल ही दे रखे हैं, ये किसको डिनोट कर रहा है, डिवीजन को, और ये डिनोट कर रहा है मल्टीप्लिकेशन को। तो देखो 36/6, तो ये 6 × 3 किया तो कितना आया 18। तो ये सारी वैल्यू कितनी आई मेरे पास 18। आगे दे रखा है मल्टीप्लिकेशन का मतलब है जोड़ना, और इसका मतलब है घटाना। डिवीजन का मतलब क्या है, घटाना। तो देखो ये वैल्यू कितनी है, 18 और 5 23, 23 में से 3 गए तो बचे 20। तो पहली वाली इक्वेशन तो क्या है मेरी, गलत है। सेकंड देखो यहाँ क्या किया, ये डिवीजन को इंडिकेट करता है। तो 6 में 3 का भाग लगाया आया 2, और 2 को इससे गुणा किया 36 से, तो कितना आया वैल्यू 72। ये वैल्यू कितनी आई मेरी 72। फिर जहाँ मल्टीप्लिकेशन है उसका मतलब है एडिशन, और जहाँ डिवीजन है वहाँ है माइनस। तो 77, और 77 में से 3 माइनस कर दूँ तो वैल्यू कितनी आई मेरी 74। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, अगेन मिसिंग नंबर का सवाल दे रखा है, और हॉरिजॉन्टल में लाइन में अगर आप देखें तो छोटे से नंबर बड़े की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ रिलेशन क्या दे रखा है दोस्तों, ये नंबर इसका 3 टाइम्स है, इंटू 3 किया, और ये नंबर भी इसका क्या है 3 टाइम्स है। गॉट इट। यहाँ आप दे सकते हैं ये इसका 9 टाइम्स है, और ये वैल्यू भी क्या आ रही है इसकी 9 टाइम्स। तो ऐसा ही रिलेशन मुझे बनाना है, तो ये 6 टाइम्स है, और यहाँ भी इंटू 6 कर दूँ तो वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 24। तो ऑप्शन फर्स्ट मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 14 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सवाल नंबर 15 की तरफ चलते हैं। ये 50 नंबर सवाल जो है दे रखा है, डायरेक्शन का सवाल है, और क्वेश्चन में दिया है राजू 80 मीटर दक्षिण दिशा की ओर चलता है। 80 किधर चलता है, साउथ की ओर। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ साउथ की ओर चला कितना 80। फिर वह राइट मुड़ता है, किधर घुमा राइट,
और राइट का मतलब हम लिखते हैं क्लॉकवाइज। कितना घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमा और 100 मीटर चला तो साउथ की ओर जा रहा था, और यहाँ से क्लॉकवाइज घूमा तो वेस्ट की तरफ जाएगा और चला कितना 100। फिर वह राइट मुड़ता है, और राइट घूमने का मतलब क्लॉकवाइज घूमेगा और 50 मीटर चलता है, वेस्ट की तरफ जा रहा है और यहाँ से क्लॉकवाइज घूमेगा तो किधर जाएगा, नॉर्थ की तरफ, और चला कितना 50, तो यहाँ हमने मेंशन किया 50। अंत में वह लेफ़्ट मुड़ता है, और लेफ़्ट का मतलब हुआ एंटी क्लॉकवाइज, और कितना घुमा 45। देखो किधर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ, एंटी क्लॉक घुमा। अगर वो यहाँ से यहाँ आता तो ये वैल्यू आती है 90 डिग्री, और बोला कितना है 45, तो वो इस डायरेक्शन में मुड़ेगा। गॉट इट। अब हमसे पूछा है वह किस दिशा की ओर जा रहा है, वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो क्लियरली विजिबल है ये डायरेक्शन आएगी अपनी नॉर्थ वेस्ट। ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो एरो वाली डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी अपनी, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर होना है। गॉट इट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, 16 नंबर का सवाल अपना रीजनिंग का। एक पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई है, सबसे नीचे वाले फलक पर अंक 4 है। सबसे नीचे फलक पे क्या है, 4, तो इसके अपोजिट क्या होगा। गॉट इट। रूल्स पढ़ते हम, एक सतह समान हो, 2 सतह समान हो, 3 सतह समान हो, या एक भी सतह समान नहीं हो। एक हम पढ़ते हैं गोल्डन रूल, और गोल्डन रूल क्या कहता है कि जो विजिबल सरफेसेज है वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होती। 6 नंबर होते हैं 1 to 6, सबको मैं मेंशन कर लेता हूँ। अब हमसे पूछा 4 के अपोजिट, तो क्लियरली विजिबल है, अगर यहाँ 4 है तो 4 के अपोजिट 6 भी नहीं होना और 5 भी नहीं होना, तो दोनों नंबर्स को क्या कर दूँ मैं, एलिमिनेट कर दूँ। यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 4 है, तो 4 के अपोजिट क्या नहीं होगा दोस्तों, 1 भी नहीं होगा और 2 भी नहीं होगा, तो मैं 1 और 2 को भी क्या करता हूँ, एलिमिनेट करता हूँ। तो बचा हुआ नंबर कौन सा है, 3, तो 4 के अपोजिट क्या जाना है, 3 जाना है, तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन मेरा राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, एक फोटो दे रखी है और उसमें मेरे से पूछा है कि इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं। तो देखो ये तीनों जो 3 इसके हिस्से हैं वो तीनों हिस्से एक जैसे हैं, सिमिलैरिटी है। देखो ये वाला हिस्सा, सारी फोटो ऐसे की ऐसी है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक हिस्से के अंदर काउंटिंग कर लेता हूँ। तो इस हिस्से को अगर मैं सीधा करके देखूँ, इधर आप देख सकते हैं ऐसी एक फ़ोटो दे रखी है, तो इस एक हिस्से में कितने ट्राइंगल है, सबसे पहले मैं वो गिनता हूँ। अगर मैं यहाँ नंबरिंग करूँ A, B, C, D, E, F और G। गॉट इट। देखो हम क्लासरूम में हमने क्या पढ़ा है कि जब भी हम चलते हैं तो एक बिंदु से स्टार्ट करते हुए चलते हैं। पहले अगर मैं A से चलूँ तो यहाँ से 2 ट्राइंगल बनते हैं। देखो इस रास्ते पे मैं चलता हूँ, एक ट्राइंगल ये बना और दूसरा ट्राइंगल ये बना, तो A से क्या बना, A, B, E, और दूसरा बना A, C और G, 2 ट्राइंगल बने। अगर आप यहाँ से देखते हैं E से, तो यहाँ से एक भी ट्राइंगल नहीं बनता है। फिर अगर मैं ये बिंदु लूँ तो F से एक ट्राइंगल बना ये, तो F, D और G। अगला बिंदु ये B वाला लूँ तो एक ट्राइंगल यहाँ से बनता है जो बना B, C और D। तो इस एक हिस्से से कितने ट्राइंगल बने, 4, और ऐसे हिस्से हैं मेरे पास 3। तो मैंने क्या लिखा, एक हिस्से से 4 बने, हिस्से हैं मेरे पास 3, तो 4 3 जा कितना हो गया, 12 हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनको कंबाइंड कर रहा हूँ। जैसे मैं ये 2 हिस्से कंबाइंड कर लेता हूँ, ये हिस्सा मैं कंबाइंड कर लेता हूँ। गॉट इट। अब इस हिस्से से मुझे कितने ट्राइंगल मिलते हैं, 2 कंबाइंड करने पे। तो एक तो ये वाला स्ट्रक्चर मैं कंबाइंड करूँगा, ये वाला, और दूसरा इसके अपोजिट आप देख सकते हैं ये वाला जो है, ये भी मैं क्या करूँगा, कंबाइंड करूँगा। तो अगेन मेरे पास पेयर कितने बनेंगे, 2 पेयर मेरे पास बनेंगे यहाँ। ठीक है, तो मैं इनको कंबाइंड करके चलता हूँ। आप नोटिस करें यहाँ पर क्या क्या ट्राइंगल बन रहा है। तो देखो एक मैं इनकी मार्किंग कर देता हूँ, A, B, C, D, E और F। ये मैंने यहाँ क्या किया, इनकी मार्किंग की। अब हम ट्राइंगल्स की बात करते हैं। इस हिस्से से कोई एक लाइन निकले, ये ट्राइंगल फर्स्ट मैंने कहा और ये सेकंड, तो यहाँ मैं कह रहा हूँ कि जो पहले वाले से एक लाइन निकले वो दूसरे वाले में जाए, ट्राइंगल का फॉर्मेशन करें। तो आप देख सकते हैं, देखो एक तो ये बनता है,
विजिबल होगा आपको यहाँ पर ये ट्राइंगल। तो इसका मैंने नाम लिखा ए, बी और ई। सेकंड आप देखिए कि ये बड़ा वाला बन रहा है, इसका नंबर लिखा मैंने ए, सी और एफ। फिर एक हमें यहाँ दिखाई देगा, देखो ये कंबाइंड करने पे ट्राइंगल बन रहा है और एक ट्राइंगल ये कंबाइंड करने पे बन रहा है। तो यहाँ ट्राइंगल क्या क्या बना, डी, इसको मैं पी लिख देता हूँ, तो डी पी ई, और एक यहाँ से मैं लेता हूँ तो पी के बाद यहाँ मैंने लिया क्यू, तो एक बना डी क्यू और एफ। तो यहाँ कितने ट्राइंगल्स बने, 4। तो 4 ट्राइंगल तो इस हिस्से बनेंगे येलो वाले से और 4 इससे बनेंगे, तो 4 2 जा 8, तो टोटल ट्राइंगल्स कितने हो गए मेरे 20। तो ऑप्शन फर्स्ट मेरा यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 इसने दिया है, वेन डायग्राम का सवाल है, एनालिटिकल की वृत्त जो है सर्कल वो इंटेलिजेंट लोगों को बताता है, बुद्धिमान लोगों को बताता है। वर्ग जो है परिश्रमी लेबोरियस को बताता है। त्रिभुज जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट को बताता है, स्नातकोत्तर को बताता है। और आयत जो है वो निष्ठावान जो लॉयल है उनको बताता है, ठीक है। और परिश्रमी का मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हार्ड वर्किंग, लेबोरियस हार्ड वर्किंग, ठीक है। अब मेरे से क्या पूछा है, उन परिश्रमी स्नातकोत्तर कर्मचारी कौन कौन से, हार्ड वर्किंग और पोस्ट ग्रेजुएट हो। तो हार्ड वर्किंग को देखो कौन डिनोट करता है, ये वाला हिस्सा, और पोस्ट ग्रेजुएट को कौन करता है, ट्राइंगल। तो इन दोनों में जो कॉमन आए, सबसे पहले तो मैं निकाल लूँ कि आंसर उन्हीं में से जाना है। तो इसमें कॉमन आया 9, 10, 11 और 12 है, ये 4 नंबर इसमें कॉमन आए। अब इसने बोला कि जो ना तो बुद्धिमान हो, मतलब इंटेलिजेंट नहीं हो, तो इनमें से देखो 11 और 12 सर्कल में आ रहे हैं, तो 11 और 12 को क्या कर दूं मैं, एलिमिनेट कर दूं। और ना ही निष्ठावान हो, लॉयल, तो लॉयल में देखो यहाँ से कौन सा वैल्यू आ रही है, 9 और 12। 9 ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है, 12 हो चुका है, 9 को किया, तो बचा हुआ नंबर क्या है, 10। तो 10 लोग ऐसे होंगे, 10 लोग ऐसे होंगे, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, कोई फर्दर नंबर आना चाहिए, मैं इसको 12 कर देता हूँ, कि 10 लोग ऐसे होंगे जो परिश्रमी है और पोस्ट ग्रेजुएट है, लेकिन ना तो इंटेलिजेंट है ना ही लॉयल निष्ठावान है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सिलोजिज्म का सवाल है, फाइन। और इसमें दे रखा है 3 मेरे पास स्टेटमेंट है, मैं इनका डायग्राम बनाता हूँ कि सभी कवि उपन्यासकार हैं, ऑल पोइट्स आर नॉवेलिस्ट। तो सभी पोइट क्या हैं, उपन्यासकार है, नॉवेलिस्ट है। और सभी उपन्यासकार आलोचक है, ऑल नॉवेलिस्ट आर क्रिटिक्स, ऑल नॉवेलिस्ट आर क्रिटिक्स। फिर दे रखा है कोई भी जीवनी लेखक आलोचक नहीं है, नो बायोग्राफर इज ए क्रिटिक। तो नो बायोग्राफर इज ए क्रिटिक। तो क्रिटिक्स, आलोचक और बायोग्राफर एक दूसरे के लिए नेगेटिव है। तो अगर मैं बात करूं कि नॉवेलिस्ट और बायोग्राफर, तो नॉवेलिस्ट और बायोग्राफर ये नेगेटिव है। पोएट और बायोग्राफर ये भी एक दूसरे के लिए क्या है, नेगेटिव है। जब बायोग्राफर क्रिटिक्स को नहीं छू सकता तो बायोग्राफर नॉवेलिस्ट को नहीं छुएगा, बायोग्राफर कवि को भी नहीं छुएगा। कंक्लूजन की बात करते हैं। पहला दे रखा है कोई भी कवि आलोचक नहीं है, जबकि यहाँ क्या है, सभी कवि आलोचक हैं। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत, क्योंकि यहाँ रिलेशन क्या आ रहा है इसमें, ओल आर का। फर्स्ट में रिलेशन क्या आ रहा है, ओल आर। सेकेंड दे रखा है कोई भी जीवनी लेखक बायोग्राफर कवि नहीं है। तो यहाँ ये देखो बायोग्राफर और जो कवि है इनमें रिलेशन कैसा है, नेगेटिव। तो सेकेंड वाला क्या है, कंक्लूजन यहाँ सही है। सभी उपन्यासकार नॉवेलिस्ट जीवनी लेखक हैं। तो देखो ये तो दोनों क्या है, नेगेटिव है। यहाँ रिलेशन कैसा है, नेगेटिव। और सामने वाला क्या बोल रहा है, सभी है मतलब पॉजिटिव। तो थर्ड ऑप्शन भी क्या है, यहाँ पर कंक्लूजन गलत है। कुछ जीवनी लेखक उपन्यासकार हैं, कुछ जीवनी लेखक उपन्यासकार हैं, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ भी रिलेशन कैसा है,
नेगेटिव। तो सही कौन सा हुआ, सिर्फ सेकंड कंक्लूजन हमारा यहाँ पर क्या है, सही है। तो डी ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, 20वां सवाल रीजनिंग का। एक डायग्राम दे रखा है और मेरे से पूछा है कि ये कौन से में निहित है, एम्बेडेड कहाँ पर है। तो क्लियरली विजिबल है, ये स्ट्रक्चर देखो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, गॉट इट। फिर ये दो क्रॉस लाइन है, ये आपको यहाँ विजिबल है। तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है, फाइन। अब यहाँ स्ट्रक्चर क्या दे रखा है उसकी बात करते हैं। देखो यहाँ दे रखा है कि फाइनली ये काटा हमने, ठीक है। अब अगर मैं इसको फुलफिल करता हुआ चलूँ तो ये स्ट्रक्चर देखो यहाँ बनेगा ऐसे, ठीक है। ये कट यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा और यहाँ लगेगा। तो ओवरऑल मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इसके जो चारों कोने हैं वो यहाँ से कट हो जाएंगे। तो देखो यहाँ कोने कट नहीं है, यहाँ कोने कट है, यहाँ कोने कट नहीं है, यहाँ कोने कट दे रखे हैं, फाइन। और यहाँ आप स्ट्रक्चर दे रखे हैं, ये मिड वाला जो सेंटर वाला है ये ट्राइंगल जैसा स्ट्रक्चर है और इधर भी कैसा आएगा, ट्राइंगल जैसा। यहाँ भी क्या आएगा, ट्राइंगल जैसा स्ट्रक्चर आएगा और यहाँ पर भी ट्राइंगल जैसा स्ट्रक्चर आएगा। तो ट्राइंगल जैसा स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, ब्लड रिलेशन का सवाल है दोस्तों। और जब भी हम सवाल करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है कि कौन से दो वेरिएबल्स की बात की जा रही है। तो यहाँ ये बोल रहा है सी एफ से, तो रिलेशन कौन बताएगा दोस्तों, एफ, क्योंकि रिलेशन वो बताता है जिससे रिलेशन पूछा जाता है। तो यहाँ मुझे मोटा मोटी बात किसकी करनी है, सी और एफ की। तो मैं ए और बी से इसको स्टार्ट नहीं करूँगा। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ रिलेशन दे रखा है कि सी डी की पत्नी है, सी पत्नी है किसकी, डी की, तो डी हो गया उसका पति। आगे रिलेशन दे रखा है @ यहाँ पढ़े हम, तो इसने दे रखा है कि डी ई का पुत्र है, डी पुत्र है किसका, ई का। अगले रिलेशन की हम बात करें परसेंटेज, तो परसेंटेज यहाँ दे रखा है और हमें दिया गया है ई पति है किसका, एफ का, ई पति है किसका, एफ का। तो एफ होगी उसकी पत्नी। और यहाँ हमें पता है रिलेशन कौन बताएगा, एफ, क्योंकि रिलेशन एफ से पूछा गया है। तो मुझे एफ से सी की तरफ आना है। तो ये एफ का बेटा है और ये बेटे की पत्नी है, तो ये इसको क्या बोलेगा, डॉटर इन लॉ। क्या बोलेगा, डॉटर इन लॉ। तो ऑप्शन सेकंड मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल दे रखा है। बोला है 8 लोग हैं और एक वर्गाकार मेज है और सबका चेहरा केंद्र की ओर है। और जब भी चेहरा केंद्र की ओर होता है तो जो राइट है हमारा दोस्तों, जो राइट है वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है। राइट के चलने की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, गॉट इट। कुछ भुजाओं के ठीक केंद्र में बैठे हैं और कुछ भुजाओं के कोने में बैठे हैं। तो डायग्राम मैं बना लेता हूँ। डायग्राम अपना बनना है ऐसे, चेहरा सबका इनवर्ड है, केंद्र की ओर है। इसने दिया है ए भुजा के केंद्र में बैठा है, तो यहाँ मैं ए लिख लेता हूँ कि ए कहाँ बैठा है, भुजा के केंद्र में। फिर दे रखा है बी ए के लेफ्ट, बी ए के लेफ्ट बैठा है और कौन से नंबर पे, थर्ड पोजीशन पे। तो अगर राइट एंटी क्लॉकवाइज है तो लेफ्ट क्लॉकवाइज जाएगा। तो थर्ड पोजीशन की बात करूँ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यहाँ कौन बैठा, बी। आगे दे रखा है बी और सी के मध्य 3 लोग हैं। बी और सी के बीच कितने लोग हैं, 3 लोग। और 8 लोगों में जब भी 3 लोग बीच में होते हैं तो दोनों हमेशा एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तो यहाँ मैं किसको ले लूँ, सी को। फिर दे रखा है एफ ना तो सी और ना ही बी का पड़ोसी है। एफ बी और सी के बगल में नहीं आएगा। इसका मतलब एफ यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा और यहाँ नहीं आएगा। बी के बगल में भी नहीं आएगा और सी के बगल में भी नहीं आएगा। आगे दे रखा है ई एफ के लेफ्ट तीसरे नंबर पे है। ई किसके लेफ्ट, एफ के लेफ्ट तीसरे नंबर पे। अब देखो इनको बैठाते हैं हम, है ना। सबसे पहले हम पॉसिबिलिटी लेते हुए चलते हैं। एफ के लेफ्ट है, देखो अगर मेरे पास 3 चॉइस है, एफ के लिए एफ यहाँ आ सकता है, एफ यहाँ आ सकता है और एफ यहाँ आ सकता है। अब इसने बोला एफ के लेफ्ट, तो एफ का लेफ्ट चलेगा क्लॉकवाइज। तो अगर एफ यहाँ हो तो पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पर नहीं आ सकता, तो इसको हटा दे। अगर एफ को यहाँ लूँ तो पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पर भी नहीं आ सकता, तो ये 2 चॉइस हट गई। तो चॉइस बची कौन सी, ये वाली, कि
F कहाँ होगा, A के बगल में। तो इसको मैं वापस साधारण इंक से चेंज कर देता हूँ कि यहाँ से मैं F को एलिमिनेट करता हूँ और यहाँ मैं F पुट करता हूँ। अब F के लेफ़्ट तीसरा, तो लेफ़्ट चलेगा इसका क्लॉकवाइज, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यहाँ कौन आया, E आया। गॉट इट। फिर आगे दे रखा है कि D H के ठीक राइट बैठा है। D किसके राइट बैठा है, H के ठीक राइट बैठा है। तो D और H के लिए मुझे दो जगह चाहिए, दो जगह मेरे पास यही है। यहाँ मैंने लिया H और H के राइट कौन बैठा है, D। बचा हुआ वेरिएबल A B C D E F G बचा, तो दोस्तों यहाँ किसको पुट किया, G को पुट किया। अब हमसे सवाल पूछा है कि G के राइट दूसरे स्थान पर कौन है। ये G है मेरे पास, इसका राइट चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके राइट दूसरे नंबर पे कौन आया, A। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 और रीजनिंग के पेपर का 24 नंबर का सवाल। अगेन सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, इस बार लीनियर है। 6 लोग हैं और नॉर्थ फेसिंग है। 6 लोग हैं, ये नाम दे रखे हैं और इनका चेहरा किधर है, नॉर्थ की तरफ। और हमने पढ़ा है जब भी चेहरा नॉर्थ की तरफ होता है तो राइट अपना राइट लेके चलते हैं, लेफ्ट अपना लेफ्ट लेके चलते हैं। आगे इसने दिया है 3 व्यक्ति आर के राइट बैठे हैं। 3 व्यक्ति आर के राइट है, ये आर है, इसके राइट 1 2 3 हैं। तो लेफ्ट में कितने होंगे, 2 लोग होंगे, तभी टोटल 6 लोग होंगे। फिर दे रखा है टी आर के लेफ्ट दूसरे स्थान पर है। ये आर और आर के लेफ्ट दूसरे स्थान पर कौन है, टी है। फिर दे रखा है पी टी के राइट तीसरे नंबर पे है। टी का राइट जाएगा जो अपना राइट है, तो इसका राइट तीसरे नंबर पे कौन आया, यहाँ पर पी। फिर दे रखा है क्यू पी का पड़ोसी नहीं है। क्यू पी का पड़ोसी नहीं है, मतलब क्यू यहाँ पर नहीं आएगा, नेगेटिव लिख दिया हमने। और नहीं वह किसी भी अंतिम छोर पर बैठा है, मतलब क्यू यहाँ भी नहीं आएगा। तो क्यू की पोजीशन फिक्स हो गई कि क्यू कहाँ आना है, टी और आर के बीच आना है। आगे दे रखा है क्यू एस के लेफ्ट चौथा है। क्यू किसके लेफ्ट है, एस के लेफ्ट चौथा है। तो देखिए हमने क्या पढ़ा है कि एस के लेफ्ट अगर क्यू है, इसका मतलब क्यू के राइट एस है। क्यू के राइट एस है, तो क्यू है मेरे पास, और इसके राइट जब मैं जाऊँ तो इस ओर जाऊँगा तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ कौन आया, एस। बचा हुआ वेरिएबल u, तो यहाँ किसको ले लेते हैं, u को। सवाल पूछा है u कहाँ बैठा है, u कहाँ बैठा है। तो u देखो s के लेफ्ट दूसरा नहीं है, s के ठीक लेफ्ट है। फिर दे रखा है r के राइट सेकंड, तो ये r है और r के राइट सेकंड विजिबल है यहाँ पर। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर है कि जो u है वो r के राइट दूसरे नंबर पे बैठा है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगेन ब्लड रिलेशन का सवाल है एक और हमसे पूछा है क्या कि रिलेशन दिया है P बहन है, तो P कौन हो गई, फीमेल। P कौन हो गई, फीमेल। जब भी रिलेशन देकर इक्वेशन पूछते हैं तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि हमें जेंडर रिकॉग्नाइज करना होता है, जेंडर पहचानना होता है। तो यहाँ P का जेंडर क्या है दोस्तों, फीमेल। पहली इक्वेशन को लेते हैं। डिवीजन यहाँ दे रखा है और डिवीजन में दे रखा है A पिता है, मतलब P पिता है, तो गलत हो गया। सेकेंड में चलते हैं, प्लस, तो प्लस यहाँ दे रखा है कि A भाई है, मतलब P भाई है, तो 2 ऑप्शन मेरे क्या हो गए, यहाँ पर गलत हो गए। थर्ड की तरफ अगर मैं चलूँ, थर्ड और फोर्थ में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मतलब दोनों में एक ही आना है। तो सबसे पहले यहाँ दिया इसने कि P, यहाँ देखें आप मल्टीप्लिकेशन में कि P बहन है किसकी, Q की। और आगे दे रखा है कि Q पिता है किसका, R का। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बचा ऑप्शन कौन सा, डी, ये राइट आंसर चला जाएगा। फोटो बना लेते हैं हम। इसने कहा P बहन है किसकी, Q की, और आगे दे रखा है कि Q भाई है किसका, R का। तो ये हो गए तीनों सिबलिंग, और P क्या हो गया, R की बहन हो गई। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। 56 की तरफ चलते हैं। आज के पेपर का 26वां सवाल। रिलेशन दे रखा है कि 5 से 9 में कोई रिलेशन है, वही रिलेशन मुझे आगे भी ढूंढना है। तो देखो एक तरीका तो हो कि 5 + 4 कर दूँ, और ऐसा मजाक एग्ज़ाम के अंदर होना नहीं है, आपको मालूम है। तो +4 करूँ, यहाँ नहीं बैठ रहा, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। दूसरा तरीका मैं 5 से 9 कैसे बनाऊँ, तो 5 से 9 कैसे, 9 कैसे बने, 5 × 2 और -1 कर दूँ। मतलब जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उससे एक छोटा नंबर मैंने माइनस किया है। तो देखो यहाँ क्या किया, × 3 और -1, जबकि होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए यहाँ पर
इंटू 3 और -2, होना क्या चाहिए इंटू 3 और -2, तो ये नहीं बैठा यहाँ पर। यहाँ हमने किया इंटू 3 और +4, ये भी नहीं गया यहाँ पर। यहाँ हमने किया इंटू 4 -3, ये परफेक्टली जा रहा है। यहाँ किया इंटू 3 और -3, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उससे एक छोटा नंबर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर माइनस कर रहे हैं, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वैल्यू सी मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, राइट ऑप्शन चला जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम। सवाल दे रखा है कि 7, 16 और 34 में क्या रिलेशन है। बहुत आसान दिख रहा है सवाल। तो 7 से 16 कैसे बनाऊँ, इंटू 2 + 2 कर दूँ, और 16 से भी क्या करूँ इंटू 2 कर दूँ और +2 कर दूँ। तो ऐसा ही रिलेशन मुझे किसी में देखना है कि जो मेरा वैल्यू बना दे यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा, अगर इंटू 2 में नहीं जा रहा है, देखो यहाँ नहीं जा रहा है, इंटू 2 + 2 करूँ, यहाँ भी नहीं जा रहा है, यहाँ भी नहीं जा रहा है, यहाँ भी नहीं जा रहा, तो दूसरा क्या लूँ मैं, डिफरेंस निकालूँ। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 19 का। यहाँ डिफरेंस कितना है, 18 का। तो मुझे 18 और 19 का, 9 और 18 का डिफरेंस देखते हुए चलना है। तो यहाँ डिफरेंस है 9 का, और यहाँ भी डिफरेंस है 9 का। यहाँ डिफरेंस है 28 का, और यहाँ डिफरेंस है 39 का। फिर यहाँ डिफरेंस है 8 का, और यहाँ डिफरेंस है 17 का। यहाँ मैं डिफरेंस की बात करूँ तो डिफरेंस है 9 का, और यहाँ डिफरेंस है 18 का। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगी कि डिफरेंस कितने का मिला, 9 और 18 का। एक तरीका ये था, बट चूंकि ऐसा ऑप्शन मुझे अवेलेबल नहीं है, तो ऑप्शन मैंने किससे किया, डिफरेंस लेके कि 9 और 18 का डिफरेंस मैच कहाँ कर रहा है, ऑप्शन डी के अंदर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं। तो 58 बोल रहा है कि अगेन ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है कि इनमें कोई जो सर्टेन रिलेशन है वही मुझे आगे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ रिलेशन क्या बनता है दोस्तों, इन तीनों डिजिट्स का सम अगर मैं करूँ तो 7 आता है, अगर यहाँ मैं सम करूँ तो 14 आता है, और अगर मैं यहाँ सम करता हुआ चलूँ तो यहाँ सम कितना आया, 21। गॉट इट। 7, 14 और 21 यहाँ रिलेशन बना, इनका जो सम ऑफ डिजिट्स है उसको करने पे। तो आगे ऐसा ही कोई कहीं बने तो वो मुझे चेक करते हुए चलना है। यहाँ सम बना 4, पहला ऑप्शन एलिमिनेट करता हूँ। यहाँ सम है 3, इसको एलिमिनेट करता हूँ। यहाँ है 4 और यहाँ है 7, तो इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ 14 है, और यहाँ 9, 10 और 21, तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। अगले सवाल, सेकेंड लास्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दे रखा है, काफ़ी अच्छा सवाल है। इससे पहले के जो पेपर्स में हमने सवाल किए हैं कोडिंग डिकोडिंग के, वो भी काफ़ी उम्दा सवाल थे। तो जब भी हम सवाल करते हैं सबसे पहला तरीका क्या देखते हैं, पोजीशन इटसेल्फ। सबसे पहला तरीका क्या है हमारा सवाल करने का, की लेटर की खुद की पोजीशन देखते हुए हम चलते हैं। तो देखो यहाँ अगर आप देखते हैं कि एम कितने नंबर पे आता है, 13 पे, बट यहाँ क्या दे रखा है 26, मतलब इसका 2x कर रखा है। आगे लेटर दे रखा है ए, तो ए का अगर मैं डबल करूँ तब तो क्या होना है 2, बट यहाँ ए को क्या लिखा है 1। तो यहाँ 1 से क्या कंक्लूजन निकला कि या तो इसकी पोजीशन जो है ए फर्स्ट नंबर का वोवल होता है वो SH लिखा है, या क्या कर रखा है इसकी पोजीशन का स्क्वायर कर रखा है। दो कंक्लूजन निकलते हैं, आगे चेक करते हैं। एस 19 नंबर पे आता है और यहाँ 38 लिखा हुआ है। टी 20 नंबर पे आता है, 20 का डबल 40 कर रखा है। ई वोवल है 5 नंबर पे आता है और इसका स्क्वायर कर रखा है 25। आर 18 पे आता है और इसका डबल कर रखा है 36। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकली दोस्तों यहाँ पर, कि जो कॉन्सोनेंट है, जो व्यंजन है, उसको तो क्या कर रखा है इंटू 2, और जो वोवल है, जो स्वर है, स्वर का क्या कर रखा है यहाँ पर पोजीशन का स्क्वायर कर रखा है। गॉट इट। तो मेरे से जो पूछा है उसके ऊपर चलते हैं। बी 2 नंबर पे आता है तो 2 का डबल 4 है, 4 है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। ई स्वर है, स्क्वायर 1 है, 1 है। सी 3 नंबर पे आता है, उसका डबल है 6। तो ऑप्शन कौन सा बचा मेरा, ऑप्शन फर्स्ट मेरा यहाँ पर राइट आंसर, क्योंकि यहाँ 7 दे रखा है, 2 ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो चुके थे। तो ऑप्शन थर्ड मेरा राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन फर्स्ट मेरा राइट आंसर है यहाँ पर। अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं। अगेन सवाल है कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। अच्छा सवाल है दोस्तों ये भी। यहाँ देखो क्या कर रखा है इसने, कि सबसे पहला काम क्या है हमारा, कि सबसे पहले हम करते हैं जो पोजीशन इटसेल्फ, कोई भी लेटर दे रखा है उसकी सबसे पहले क्या करते हैं हम पोजीशन लेके चलते हैं। तो देखो इसने क्या कर रखा है
कि वर्ड दे रखा है मार्बल्स, MARBLES, इसने क्या किया है 3-3 के ग्रुप बनाए, गॉट इट, और इसको एज इट इज़ लिया है। अब इसने क्या किया है, इनकी पोजीशन को क्या किया है, क्रॉस में लिखा है, और जो मिड वाला है उसकी पोजीशन का क्या किया है, स्क्वायर। तो R 18 नंबर पे आता है, 1 का स्क्वायर 1 है, और M की पोजीशन कितनी है 13। तो यहाँ नंबर देखें आप 18, 1 एंड 13। उसके बाद जो B है इसकी पोजीशन एज इट इज़ लिख रखी है 2, यहाँ आपको दिखाई देगा देखो 2। उसके बाद यहाँ अगेन इनको पोजीशन को कैसे लिखा है, क्रॉस में, और E के लिए क्या किया इसने, स्क्वायर किया। तो S आता है 19 पे, यहाँ आया 25, और L की वैल्यू कितनी है 12। तो 19, 25, 12, तो यहाँ देखें 19, 25 और 12, व्हाट इट। अच्छा सवाल है, लॉजिक ध्यान रखना। तो अब मेरे से पूछा किसका है, कंपेयर का मेरे से पूछा है, तो मैं 3-3 के 2 ग्रुप बनाने हैं मुझे, P मुझे एज इट इज़ लिखना है। तो सबसे पहले मैं अगर COM और मिड वाला जो है इसका होना है स्क्वायर, तो M आता है 13 पे, 15 का स्क्वायर होता है 225, और C आता है 3 नंबर पे 13, 22, 53, 13, 22, 53 है यहाँ, 13, 225, ठीक है, ये वैल्यू भी है, और यहाँ पर वैल्यू नहीं है, और यहाँ पर वैल्यू है। एक ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो चुका है। फिर आगे दे रखा है PARE, P 16 पे आता है, तो 16 देखें, फर्स्ट यहाँ पर नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेट करता हूँ, यहाँ पर है, ये एलिमिनेट हो चुका है, यहाँ पर भी है। अब यहाँ हम वैल्यू देखते हैं, देखें, और इसको स्क्वायर में लेना है, तो E की वैल्यू 5 है, 18 का स्क्वायर 324 होता है, और A 1 नंबर पे आता है। तो आगे मुझे देखना है 53, 241, तो यहाँ 52 है, और यहाँ 53 है, तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। ये और प्रीवियस दोनों सवाल क्या थे, फर्स्ट क्लास थे। आज के पेपर में इतना ही दोस्तों, अगले पेपर में मुलाकात करेंगे अगले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। शुक्रिया, थैंक यू।